फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकत्व और ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चरों में और इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व से मतलब है कि पृथ्वी के अंदर भी ये क्या है, एक चुंबक है। ठीक, तो कैसे हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है। ठीक, क्या क्या प्रमाण है हमारे पास, क्या क्या सबूत है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर पृथ्वी के अंदर चुंबक आया कहाँ से, ऐसा है क्या। ठीक, तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये इसमें जान लेते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व हमें पता कैसे चला, ये कैसे हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है। तो होता क्या है, देखो, जब भी हम किसी लौ चुंबकीय पदार्थ हमारे क्या होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे Fe है, कोबाल्ट है, निकिल है। जब हम इन पदार्थों को जमीन में दबा के रखते हैं तो होता क्या है, कुछ समय के बाद इन पदार्थों में भी चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, और चुंबक का गुण आता कब है, जब हम इनको कहाँ रखें, किसी चुंबक के पास। यानी जमीन में दबा के रखने पर इनके अंदर चुंबक का गुण क्यों आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी क्या है, चुंबक है। ठीक है, तो इनको जब हम दबा के रखते हैं जमीन के नीचे तो कुछ समय के बाद ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, एक चुंबक होता है और उसी चुंबक की वजह से ये पदार्थ भी क्या बन गए, हमारे एक चुंबक के पदार्थ बन गए। ठीक है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे। दूसरा हमारा सबूत ये होता है, जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। किधर ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो दूसरा प्रमाण हमारे पास ये है कि किसी भी चुंबक को जब हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा कहाँ ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। पहला प्रमाण हमारा क्या था, अगर हम इन पदार्थों को जमीन में दबाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इनके अंदर भी हमारा चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर भी क्या है, एक चुंबक मौजूद है। जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर जाती है। तो दूसरा सबूत हमारा ये है। तीसरा प्रमाण क्या है, तीसरा प्रमाण ये है कि हमारे चारों ओर हमें कौन से बिंदु प्राप्त होते हैं, हमें बेटा उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। कौन से बिंदु, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होते हैं, उदासीन बिंदु बेटा वे बिंदु होते हैं जिन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो कब मिलेगी, जीरो हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब मिल सकती है जो कम से कम हमारे पास कितने चुंबक हों, 2 चुंबक हों। ठीक है, तो हमारे चारों ओर बेटा क्या मिलते हैं, हमें कौन से बिंदु मिलते हैं, उदासीन बिंदु मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट से हम लोग, इन 3 प्रमाणों से ये हम ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबक है। पहला प्रमाण बेटा क्या था, जब हम किसी लौ चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इनको जमीन में दबा के जब हम रखते हैं तो होता क्या है, इन पदार्थों के अंदर भी हमारा किसका गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तब वो हमेशा जब भी ठहरेगी, जब भी रुकेगी तो कैसे रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। और हमारे चारों ओर बेटा कौन से बिंदु प्राप्त होते हैं हमें, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु बेटा वे बिंदु होते हैं जिन पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, तो इन 3 प्रमाणों से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबक है। ठीक है, इनको लिख लेते हैं और फिर तो इसमें हमारे ये 3 प्रमाण हैं। पृथ्वी के अंदर यदि लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट आदि को दबाकर रख दें तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, तो एक हमारा ये प्रमाण है, एक सबूत है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबक है। ठीक, तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट को जब हम दबा के रखते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरा है, यदि किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक है, तीसरा है, हमारे चारों ओर हमें क्या प्राप्त होते हैं बेटा, उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु वे बिंदु होते हैं जिन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, तो पृथ्वी के चुंबकत्व को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फिर समझते हैं।
तो इसमें पृथ्वी का चुंबकत्व हम लोग समझते थे कि डायग्राम की सहायता से कि पृथ्वी में चुंबक आखिर है कैसे, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं अपनी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की क्या है, इसको बोलते हैं भौगोलिक, इसको क्या बोला जाता है, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, ठीक है। और ये जो रेखा है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं घूर्णन अक्ष। तो इस अक्ष के अलोंग क्या हो रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और इसकी ये भौगोलिक अक्ष और घूर्णन अक्ष के बीच का जो कोण है वो 11.5 डिग्री का है, ठीक। तो इतने कोण पर लगभग पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमें यह ज्ञात करना है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक कैसे है और पृथ्वी के अंदर आके चुंबक आया कहाँ से, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी का चुंबक आखिर आया कहाँ से, पृथ्वी में चुंबक कैसे आया। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी से अगर हम इस तल से इसके कोर की तरफ जाएंगे तो ये कोर आ गई अपनी, ठीक, अंदर की जगह तरफ, इसको कोर बोलते हैं। इस कोर का बेटा जो टेम्परेचर है आज भी बहुत ज़्यादा है। इतने टेम्परेचर होने की वजह से इसके चारों तरफ जो भी पदार्थ हैं वो सब बेटा किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, ठीक है। अब इस पदार्थ में बेटा है क्या, आयंस हैं, धातुओं के आयंस हैं। अब वो क्या कर रहे हैं बेटा, यहीं पर गति कर रहे हैं। अब बताओ बेटा जब ये आयंस यहीं पर गति करेंगे, यहीं पर जब बहुत ढेर सारे आयंस यहीं पर गति करने लगेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक लूप, क्या बनाएंगे बेटा ये। और लूप में क्या गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है। और जब आवेश गति करता है तो बेटा क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे तो बेटा ये क्या ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो कोर है वो आज भी बेटा उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे बेटा कैसे हैं, तरल अवस्था में हैं और क्या कर रहे हैं, वहीं पर गति कर रहे हैं। तो ये आवेश जब गति करेगा तो ये क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, ठीक। जब लूप में आवेश गति करेगा तब क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है, ठीक है। इस कारण बेटा पृथ्वी के अंदर भी क्या है, चुंबक है। अब हम ये समझेंगे बेटा कि पृथ्वी में किस ओर, पृथ्वी के चुंबक में किस ओर साउथ पोल होगा और किस ओर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो कैसे हम बेटा ज्ञात करते हैं कि किसी भी पृथ्वी का नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ पर है, ठीक। देखिए उसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, उसके लिए बेटा हमें, जैसे एक चुंबक है अपने पास, ये नॉर्मल एक चुंबक है, ठीक है। ये इसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये इसका कौन सा पोल है बेटा, साउथ पोल, ठीक। जब भी हम बेटा किसी चुंबकीय सुई को इस चुंबक के करीब लेके जाते हैं, जैसे ही हम किसी चुंबकीय सुई को इस चुंबक के करीब लेके जाते हैं तो चुंबकीय सुई बेटा क्या होती है, जैसे ही हम इसको इस चुंबक के एस पोल की तरफ लेके जाते हैं तब वो चुंबकीय सुई होती है ना बेटा, वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल, ठीक। कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ये, मतलब चुंबक पर बिल्कुल लंब हो जाती है ये, ठीक है। और जैसे चुंबकीय सुई है तो चुंबकीय सुई में ये जो एरो बना होता है ना, एरो, चुंबकीय सुई में बेटा जो एरो बना होता है ये होता है चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल। और ये जो पीछे का सिरा होता है जिसको टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, इसको बेटा क्या बोला जाता है, साउथ पोल। तो ऐसे ये लंब हो जाती है। और जब बेटा ये चुंबकीय सुई को हम नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाते हैं तब ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे हो जाती है। अब भी लंब है, अब भी लंब है, ठीक। लेकिन इन दोनों में बेटा अंतर क्या है, जब हम चुंबकीय सुई को कहाँ लेके गए, चुंबक के नॉर्थ पोल की ओर, तो बेटा सुई का नॉर्थ पोल चुंबक के साउथ पोल पर बेटा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। और जब हम बेटा नॉर्थ पोल की तरफ लेके गए तो सुई का साउथ पोल, क्योंकि बेटा ये अगर सुई है तो ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये इसका कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बेटा हमें पता चल जाता है, ठीक। अच्छा ये बेटा चुंबक की क्या कहलाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अक्ष। क्या बोलते हैं इसको,
ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? चुंबक की अक्ष। ठीक, तो जैसे जैसे बेटा हम इस चुंबकीय सुई को चुंबक के करीब लेके जाते हैं तो चुंबकीय सुई क्या मतलब हिलना शुरू होती है ये। ठीक, और जैसे बेटा हम यहाँ पर लेके जाते हैं इसकी अक्ष पर, तो ये चुंबकीय सुई बेटा क्या हो जाती है? बिल्कुल ऐसे लेट जाती है ये। यहाँ लेके जाओगे या यहाँ लेके जाओगे, कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। थोड़ा इधर करोगे घूम जाएगी इस टाइप से। ठीक, मतलब इस बार अगर हम यहाँ पर कहीं भी रखेंगे चुंबक की सुई को तो क्या होगी बेटा? वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल, या फिर यहाँ पर कहीं रखें, यहाँ कहीं पर भी अगर आप इस चुंबकीय सुई को रखोगे तो बेटा ये चुंबकीय सुई जो है वो चुंबकीय अक्ष के क्या हो जाएगी? बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ठीक, अब हम बेटा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करेंगे? इस पृथ्वी का क्या निकालेंगे? चुंबक निकालेंगे कि इस पृथ्वी के चुंबक का किस ओर क्या है? साउथ पोल। किस ओर क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, तो करते क्या है बेटा? इस पृथ्वी के चारों ओर हम एक चुंबकीय सुई लेके घूमते हैं। ठीक है, ये हम चुंबकीय सुई लेके बेटा घूम रहे हैं ऐसे, तो ये चुंबकीय सुई क्या होती है? ऐसे ही हिलना हिलना ऐसे शुरू होती है। यहाँ लेके गए थोड़ी ऐसे हिल गई है, और आगे बढ़ाया ऐसे हिल रही है। ठीक है, लगातार ऐसे जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी करीब लेके जाओगे इस सुई में क्या आएगा? डिडक्शन आएगा। और जहां पर बेटा ये चुंबकीय सुई, जहां पर ये चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाए, है ना, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर क्या हो गई बेटा? ये चुंबकीय सुई क्या हो गई? बिल्कुल ऐसे हो गई है। ठीक, ये चुंबकीय सुई बेटा क्या हो गई? बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे खड़ी हो गई। तो हम बता सकते हो बेटा यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर क्या मिलेगा? अब वो डायग्राम से आप बेटा देख के बता सकते हो। अगर यहाँ पर चुंबकीय सुई ऐसे आ गई, मतलब चुंबक का कौन सा सिरा है? ये नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इशारा करेगा किसकी तरफ? साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? साउथ पोल। ठीक, और जैसे बेटा हम घुमा के यहाँ लेके आते हैं तो चुंबकीय सुई ऐसे हो जाती है ये। ठीक, ऐसे खड़ी हो जाती है इस टाइप से। अब बताओ खड़ी कहाँ पर होती है? किस पोल पर? नॉर्थ पोल पर। कहाँ खड़ी होती है बेटा? ये नॉर्थ पोल पर खड़ी होती है ऐसे। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी का कहाँ पर नॉर्थ पोल है और कहाँ पर साउथ पोल है। ठीक, अगर हम बेटा इसको ऐसे घुमाएं पृथ्वी के चारों तरफ इस टाइप से, ये अपनी पृथ्वी है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा इसके चारों तरफ, तो इसके अंदर बेटा कोई भी डिडक्शन नहीं आएगा। और डिडक्शन कहाँ नहीं आता है? जहां पर हम कहाँ घुमाएं इसको, ये बेटा कहलाती है, ये जो चारों तरफ का होगा इसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय निरक्ष। क्या बोलेंगे इसको? चुंबकीय निरक्ष। और यहां पर बेटा चुंबकीय सुई क्या होगी? समांतर रहने वाली है चुंबकीय अक्ष के। ठीक है बेटा, इसके समांतर रहने वाली है। ठीक, अब यहां पर लिखते हैं बेटा, देखो एक चीज सुन लेना ध्यान से पहले। बताओ बेटा ये सुई का कौन सा सिरा है? नॉर्थ पोल है ना, और चुंबक का कौन सा है? पृथ्वी के चुंबक का कौन सा है? साउथ पोल। अगर आप इसको लिखोगे तो याद रखना बेटा, हम जो यहाँ लिख रहे हैं ना, ये सुई के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्योंकि दिशा बताने का काम कौन करता है? सुई करती है। जैसे सुई इधर है नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन बेटा क्या बताई गई है? नॉर्थ। तो पृथ्वी का क्या होगा? यहाँ पर साउथ होगा, तभी तो रुकेगी नॉर्थ पे ये। अगर ये सुई नॉर्थ में रुक रही है तो पृथ्वी का कौन होगा? साउथ। तुम दिशा क्या लिखोगे? इस सुई के अकॉर्डिंग दिशा लिखनी पड़ेगी आपको। किसके अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी बेटा? सुई के अकॉर्डिंग। जैसे इधर मैंने मान लिया बेटा हमारा साउथ में ये रुकी है, चुंबक कहाँ रुकी है? साउथ में। ठीक है, इस तरफ साउथ है, लेकिन पृथ्वी का इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए दिशा क्या है तो आप क्या बताओगे? नॉर्थ। क्यों? क्योंकि बेटा ये चुंबकीय सुई जिस दिशा में रुकेगी, चुंबकीय सुई जिस दिशा की ओर इशारा करेगी, तो वही दिशा में लिखनी पड़ेगी चुंबकीय सुई के आधार पर। तो बताओ बेटा इसको चुंबकीय सुई के आधार पर लिखूं कि इसके आधार पर लिखूं? तो ये बेटा कहलाएगा चुंबकीय क्या कहलाएगा बेटा? ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। सही है। और इसको बेटा क्या बोला जाएगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है ना? चुंबकीय, तो ये बेटा अपना क्या हो जाएगा? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, क्योंकि सुई का ये उत्तरी ध्रुव है तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये बेटा सुई का अपना कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। तो मैं क्या लिखूंगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और ये बेटा रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष पृथ्वी तल को जहां पर भी टच करती है, जैसे यहां पर टच कर रही है, और कहां टच कर रही है बेटा? यहां पर टच कर रही है। इसको ऊपर वाले को बेटा बोलते जाएगा भौगोलिक
उत्तरी ध्रुव। और इसको बेटा क्या बोलेंगे जहां ये नीचे कट कर रही है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये इनको बोलना है, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमें क्या होता है इसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे बेटा बढ़ते हैं और आगे का इसमें बेटा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, यदि किसी चुंबकीय सुई को यदि हम उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं, ठीक, तो लटकाने के बाद में वह जिस दिशा में ठहरेगी, जिस तल में ठहरेगी, उस तल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह जिस तल में ठहरती है उसे हम लोग उस तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। जैसे बेटा ये सुई है, इसको हमने इसको लटकाया और लटकाने के बाद में बेटा जब ये रुकेगी, जैसे मैंने मान लिया ये ऐसे रुक गई, ठीक, ऐसे रुक गई है। अब ये जो तल बन रहा है बेटा, ये तल क्या बन रहा है, ये जो तल बनेगा इसके इधर और इसके इधर, ये जो तल बनेगा, इस तल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। हो सकता है इधर रुक जाए, तो ये जो तल बनेगा ऊपर और ये नीचे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। या पहले बेटा ये होता था, वो राजा महाराजा के पास एक चिट्ठी आती थी तो उसको ऐसे खोल के पढ़ते थे वो, ठीक, कैसे पढ़ते थे, एक ऐसे बीच में से इसको ऐसे पकड़ते थे और ऐसे पकड़ के खोल के पढ़ते थे उसको, है ना। तो जैसे वैसे आप समझ सकते हो, जैसे मैं क्या करूं, ये मेरे पास यहाँ पर समझ लो सुई रुक गई है, मैं क्या करूं, ऐसे ही क्या कर दूं, ये कि तल खींच दूं यहाँ पर ये, ठीक, उस लेटर को ऐसे पढ़ लूँ, जैसे यहाँ पर है, इसको ऐसे में पकड़ खोल लूँ, तो ये सामने क्या बन रहा है, ये एक तल बन रहा है, ये तल बन रहा है ये, ठीक। हो सकता है ऐसे रुके चुंबकीय सुई, तो मैं इसको ऐसे बना दूं ये, ठीक है। तो क्या होता है बेटा चुंबकीय यामोत्तर, यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह जिस तल में ठहरती है उस तल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक यदि काट दो, किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह जिस तल में ठहरती है उसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र बेटा क्या होता है, जहां पर इसका जो टोटल मास है वो क्या करता है, बैलेंस करता है। गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह जिस तल में ठहरती है उस तल को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। जैसे बेटा ये चुंबकीय सुई है, हमने उसको लटकाया और लटकाने के बाद बेटा घूम घाम के ऐसे ठहर गई, ठीक। अब इस ठहरने के बाद में ये देखो मैं तल बना रहा हूं बेटा, इसको आप तल समझ सकते हो। ये जो तल बना है, ये तल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। हो सकता है चुंबक इसे ऐसे ठहर जाए, तो ऐसे ही जो तल बन रहा है देखो ये, ठीक, ये जो तल बन रहा है इसको हम लोग इस तल को क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। हो सकता है ऐसे रुक जाइए, तो ये जो तल बनेगा, ठीक, ये जो तल बनेगा, इस तल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। तो यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से लटकाने पर वह जिस तल में ठहरेगी उस तल को बेटा क्या बोला जाएगा, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक। इसी के तरह हमें डिस्कस करना है भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर बेटा समझ में आ गया होगा, यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक उसके गुरुत्वीय केंद्र से अगर हम लटका दें तो क्या होगा, वो जिस ऊर्ध्वाधर तल में बेटा ठहरेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय
यामोत्तर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा ऐसा तल लेना है हमेशा, ठीक है। एक तल ऐसा भी बनेगा बट ऐसा वाला नहीं लेना है बेटा। कैसा लेना है ये ऊर्ध्वाधर वाला हमें लेना है, ठीक। अगला है भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर बेटा क्या होता है, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। किसी बिंदु पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या बोलेंगे, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, किसी बिंदु पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा हो जाएगी, किसी बिंदु पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक। तो ये थे बेटा चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, जिनको बेटा एक एक नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय यामोत्तर से आप क्या समझते हैं या परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रपूर्वक लटकाया जाए तो वह जिस ऊर्ध्वाधर तल में ठहरेगी उस तल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। और किसी बिंदु पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक। अब हम बेटा इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों से मेरा बेटा मतलब ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैं जहाँ पर बेटा मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जहाँ आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर अगर हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या अवयवों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। तो अब हमें इसमें डिस्कस करना है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। अवयवों का मतलब होता है कि अगर हम किसी पॉइंट पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये हो गए अवयव, ठीक। 3 अवयव होते हैं। पहला इसमें अवयव है आपका पृथ्वी के चुंबकत्व का पहला अवयव है दिक्पात कोण, ठीक। दूसरा इसमें अवयव है आपका नमन कोण या इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग नति कोण। क्या बोलते हैं, नति कोण, ठीक। और तीसरा है इसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो 3 बेटा इसमें ये अवयव होते हैं, ठीक। इन 3 अवयवों की मदद से हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर अगर मुझे निकालना है तो 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या है और क्षैतिज घटक क्या है, ठीक। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे दिक्पात कोण। सबसे पहला बेटा हमें डिस्कस करना है दिक्पात कोण। देखो बेटा दिक्पात कोण क्या होता है, अब हमें डिस्कस करते हैं इसमें दिक्पात कोण, ठीक है। तो दिक्पात कोण को डायग्राम से समझते हैं। ये मैं बना दिया बेटा इस टाइप से एक तल, ठीक। ये तल है, ठीक है, इस टाइप से कुछ।
ये ऐसा कुछ है, ठीक। तो बेटा आपको ये दो तल दिख रहे होंगे, ठीक है। इनमें से जो एक तल है अपना, मान लेते हैं ये वाला तल अपना कौन सा है, ये है बेटा भौगोलिक यामोत्तर है। ये क्या है, ये भौगोलिक यामोत्तर। और इस वाले को क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक। अगर मैं बेटा आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे रखे हैं तल, कुछ ऐसे हैं ये, ठीक, ऐसे रखे हैं बेटा ये कुछ। ये अपना कौन सा वाला है, ये बेटा ये वाला है चुंबकीय यामोत्तर, और ये वाला बेटा कौन सा है, ये आपका भौगोलिक यामोत्तर। कुछ ऐसे रखे हुए हैं ये, ठीक है। तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा बीच में बनता हुआ, ये वाला, ये एंगल दिख रहा है बेटा। ये वाला तल कौन सा है, चुंबकीय यामोत्तर, और ये वाला तल कौन सा है, भौगोलिक यामोत्तर। यहाँ बेटा मैं इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे तो बन नहीं पाएगा ये। तो ये जो एंगल है बेटा बीच का, ये एंगल है जो बीच का, इसी को बेटा बोला जाता है दिक्पात कोण। और इसको हम लोग लिखते हैं किससे बेटा, अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसको, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और इस कोण को बेटा क्या बोला जाता है, दिक्पात का कोण, ठीक। क्या होता है दिक्पात का कोण, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण बेटा क्या कहलाता है, दिक्पात कोण। और इसे अल्फा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आया बेटा, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये होता है अपना दिक्पात कोण, ठीक। क्या होता है बेटा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है हमारा, दिक्पात कोण, ठीक। पहले डायग्राम बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो ऐसे बेटा हम लोग उसकी परिभाषा लिख लेंगे कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला हमें इसमें पढ़ना है नमन कोण या नति कोण, ठीक। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, नमन कोण, या इसी को क्या बोला जाता है, नति कोण। इसको लिखना है नमन कोण, नमन कोण, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नति कोण, ठीक है। तो नमन कोण और नति कोण बेटा क्या होता है, नमन कोण और नति कोण। अच्छा एक बात बताइए बेटा, चुंबकीय यामोत्तर जो होता है उसमें हमारी जिस तल में कोई चुंबकीय सुई ठहरती है उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। तो बताओ बेटा, चुंबकीय यामोत्तर में अगर कोई सुई ठहरेगी, चुंबकीय सुई, मैंने मान लिया बेटा ऐसे, ये क्या है अपनी, कोई चुंबकीय सुई है, ऐसे ही ठहर गई है, ये क्या है अपनी चुंबकीय, ये कोई चुंबकीय सुई है ऐसे, ठीक। ये कोई चुंबकीय सुई है बेटा, यहाँ ठहर गई है, ठीक है। तो ये चुंबकीय सुई बेटा ये जो कोण बनाती है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थीटा। तो चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण या फिर नति कोण, ठीक। चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण। और इसको किससे करते हैं बेटा प्रदर्शित, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें है बेटा नमन कोण या नति कोण। चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपना, इसमें से एक क्या होगा चुंबकीय यामोत्तर और एक क्या होगा बेटा अपना भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं कोई सा भी एक चुंबकीय यामोत्तर और कोई सा भी एक भौगोलिक यामोत्तर, ठीक। तो ये जो बीच का जो एंगल बेटा बन रहा है, ये दोनों तलों के बीच, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण है ये वाला, इसको बेटा बोला जाता है दिक्पात कोण, ठीक। और चुंबकीय सुई ठहरती किस तल में है बेटा, चुंबकीय यामोत्तर में। तो मान लेते हैं बेटा ये कहीं चुंबकीय सुई ठहर गई, ठीक है। ये ऐसे चुंबकीय सुई क्या है यहाँ पर, ये ठहरी पड़ी है। मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ये अपना कौन सा तल है, भौगोलिक, सॉरी चुंबकीय यामोत्तर है ये। तो ये कौन सी दिशा है बेटा, ये वाली कौन सी दिशा है। वैसे एक कोण इसका इधर भी बन रहा है, देखो बेटा ये वाला जिसमें ये है, ठीक। एक कोण ये भी बन रहा है यहाँ देखो, लेकिन ये वाला कौन सी दिशा से, ऊर्ध्वाधर दिशा से। लेकिन हमें लेना कौन सी दिशा वाला है बेटा, क्षैतिज दिशा से लेना है, ये वाला कोण लेना है, ठीक है, ये वाला एंगल। तो चुंबकीय सुई
क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण। ठीक, तो ये अपना कौन सा है ये तल, चुंबकीय आमोत्तर, और ये अपना कौन सा आ गया, भौगोलिक आमोत्तर। ठीक है, तो यही बेटा वही व्यू आ रहा है। अब तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो अब डिस्कस करना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इसमें क्षैतिज घटक ही आकर क्यों लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक भी ले सकते थे। तो उसका बेटा रीज़न ये है कि जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं या हम जो गति वगैरह करते हैं वो बेटा कौन सी गतियाँ करते हैं, क्षैतिज गति बेटा ज़्यादा होती है। तो जब भी हम कभी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं वो कौन सी दिशा से ज्ञात करते हैं, क्षैतिज दिशा से। तो इसलिए बेटा यहाँ क्या लेना पड़ा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं बेटा कौन सा होगा क्षैतिज घटक। ये क्या है अपना चुंबकीय आमोत्तर, एक इसमें क्या ये वाला क्या मान लेते हैं, चुंबकीय आमोत्तर, ये वाला भौगोलिक आमोत्तर। ठीक है, और ये क्या है बेटा, सुई। ठीक है, इस वाले को मैं छुपा लेता हूँ जिसे व्यू अच्छा है, ये है। ठीक है, अच्छा इसमें जो थीटा एंगल कौन सा है, ये वाला थीटा, ये वाला नहीं, ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो जाएगी। ये वाला एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये लिखा है। ठीक, तो ये देखो ये कैसा है, खड़ा खड़ा, मतलब ये या तो ये ले लो, ये अपना कैसा है, ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर ये इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्ध्वाधर ये हो जाएगा। इसको लिखता हूँ मैं किससे, V से। तो क्षैतिज बेटा कौन सा होगा, क्षैतिज बेटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और ये वाला कहाँ है, ये जो दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ पीछे तो ये अपना कौन सा घटक हो जाएगा बेटा, कौन सा घटक, H। ठीक है, और मान लेते हैं बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र ने जो पृथ्वी का है चुंबकीय क्षेत्र का मान दिखाया है वो कितना है, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं B से। हम निकाल रहे हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, VE। क्या लिख दूंगा मैं इसको, VE। बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आ गए बेटा समझ में ये। ठीक, अब आप देख सकते हो बेटा मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा। किसको करूंगा मैं वियोजित, V को वियोजित करूंगा मैं। ठीक, किसको वियोजित करूंगा, B को। अब देखो बेटा ये बीच में है, ये कहाँ है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये कितना है बेटा, तो मुझे इसको वियोजित करना पड़ेगा। ठीक, तो जिस तरफ कोण बनता है उस तरफ क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, और B का वियोजन कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, BE कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा बोलो, BE साइन थीटा। क्या आ जाएगा ये, VE साइन थीटा। डायग्राम बना के आप इसके नीचे लिखोगे, मैं वहां लिख रहा हूं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, H बराबर BE कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। और दूसरा है अपना B बराबर VE साइन थीटा। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा और मान निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं क्या करता हूं बेटा, समीकरण 1 का स्क्वायर करूंगा। ठीक, और समीकरण 2 का स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ दूंगा मैं। तो समीकरण 1 का स्क्वायर करना है और समीकरण 2 का स्क्वायर करना है, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, H स्क्वायर, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। समीकरण 2 B का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू BE कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BE साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VE स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन है बेटा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ये H स्क्वायर, यहाँ बेटा साइन आएगा, ये मैंने कॉस लिख दिया है, यहाँ पर साइन आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। और ये बेटा बच्चों को पता है इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, ये होता है 1। ठीक, क्लास 10th की बात है ये। तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू VE स्क्वायर, इसका मान बेटा कितना लगा दूंगा मैं, 1 लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, ये H स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका BE स्क्वायर। ठीक, रूट हटेगा, इस पे स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये अपना हो जाएगा बेटा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू आ जाएगा आपका ये VE। तो VE बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट H स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। तो इससे तो बेटा हम लोग उस पॉइंट पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा, नहीं सॉरी मान निकालेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब हम निकालेंगे कि उस पर दिशा क्या होगी। इससे तो हमें मान पता चलेगा कि उस पॉइंट पर आके चुंबकीय क्षेत्र का मान है कितना। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ इस समीकरण 2 को अगर मैं यहाँ भाग कर दूं किससे, समीकरण 1 से, तो मुझे बेटा यहाँ क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B/H, और इधर क्या आएगा बेटा, ये BE बटे में साइन थीटा और बटे में BE कॉस थीटा। तो BE से BE क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, ये B/H, और यहाँ से क्या बचेगा बोलो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बाकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो मैं इसको लिख दूंगा बेटा टेन थीटा। ठीक, तो थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, ये टेन इनवर्स B बटे में H। तो इससे बेटा मैं क्या निकालूंगा, थीटा का मान। थीटा का मान बोले तो दिशा निकालेंगे हम लोग इससे। ठीक, तो ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो एक बार दोबारा बेटा रिपीट करते हैं, दिक्पात कोण क्या होता है, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण बेटा क्या होता है, ये अपना कौन सा यामोत्तर है, ये चुंबकीय यामोत्तर है, और ये बेटा क्या, भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण बेटा क्या कहलाता है, हमारा दिक्पात कोण। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई पहली बात तो ठहरती है बेटा किस तल में, चुंबकीय यामोत्तर में। उसका क्षैतिज दिशा से जो कोण बनता है, ये है क्षैतिज दिशा और ये है ऊर्ध्वाधर दिशा। तो ऊर्ध्वाधर वाला नहीं, क्षैतिज से। तो क्षैतिज से जितना कोण बनता है उस कोण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण। ठीक है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगला है बेटा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। कैसे किया है बेटा, आपने देख लिया इसमें। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से बेटा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हमें दे रखा है। यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री हो तो क्षैतिज घटक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमें दे रखा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर को लिखते हैं बेटा V से, कितना है, वर्टिकल 0.2 √3 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, यदि उस स्थान पर नमन कोण, नमन कोण किसका मान है, ये थीटा वैल्यू है ये। उस स्थान पर क्षैतिज मतलब किसका मान निकालना है बेटा, हमको H का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, अभी हम फॉर्मूले पढ़े थे, दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक, h² + v²। एक फॉर्मूला बेटा ये पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, लेकिन बाद में मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया था, tan इनवर्स B/H। ठीक, ये केवल बेटा दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं तो बेटा यहाँ जो 30 डिग्री दे रखा है वो कहीं पर भी नहीं लगा पाएंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, B/H। तो tan थीटा की बेटा वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लगा देते हैं। V का मान है 0.2 गुणा 10 की पावर 3 और 10 की पावर -4 बटे में कितना जाएगा बेटा, H का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक, tan 30 का बेटा मान होता है 1/√3 इक्वल टू 0.2 गुणा 10 की पावर -4 बटे में H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा बेटा H, ये इधर पहुंचेगा, तो ये 0.2 इंटू √3 गुणा 10 की पावर -4 इंटू √3। तो √3 को बेटा जब गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा कुल मिला के 3, क्योंकि √3 की गुणा 3 होती है, गुणा 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.6 गुणा 10 की पावर 4 टेस्ला। तो ये आ गया बेटा हमारा किसका, क्षैतिज घटक का मान। ठीक, अगला सवाल इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, बस दो ही फॉर्मूले हमें यहाँ ट्राई करने हैं, एक ये वाला या फिर ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है पहले वो लिखते हैं। इसमें लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्वाधर घटक B, ये दोनों लिखा है ना, प्रत्येक कितने हैं, 0.5 गॉस और 0.5 गॉस।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता निकालनी है, मतलब किसका मान निकालना है हमें, बीई का मान। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एच का बेटा मैं मान लगा दूंगा 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.25, ये भी कितना हो जाएगा 0.25, तो ये आपका हो जाएगा 0.50 गॉस। तो ये आ गया बेटा अपना किसका मान, वीई का मान। में तीसरा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं, समान है। तो उस स्थान पर नमन कोण हमें ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है, नमन कोण। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक बेटा कैसे हैं, समान है, यानी v किसके बराबर है, यही तो मतलब है इसका। तो उस स्थान पर हमें क्या निकालना है बेटा, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच। तो tan थीटा इक्वल टू v की जगह पे चाहो तो बेटा h लगा दो, तो h बेटा क्या हो जाएगा h, तो h से h कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया बेटा 1। तो tan थीटा, तो tan में बेटा कितने का मान 1 होता है, tan 45 की वैल्यू, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 45 डिग्री। मतलब उस स्थान पर बेटा कितना होगा, उसका मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो चुका है बेटा। चौथा क्वेश्चन इसमें करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक 0.4 गॉस है, उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें दे रखा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, क्षैतिज को लिखते हैं बेटा h से, कितना है मान 0.4 गॉस। इस स्थान पर नमन कोण बताना है हमें, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है हमें, नमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। ऊर्ध्वाधर v का मान हमें ज्ञात करना है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब वी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम बेटा यहाँ पर tan थीटा लगा देते हैं भी, tan थीटा तो क्या होता है b अपॉन h, tan की जगह tan रहेगा, थीटा की जगह मैं 30 लगा दूंगा यहाँ पर। v का मान कितना है, v का मान ऐसे ही रखते हैं, h का मान है बेटा यहाँ पर 0.4। ठीक, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू b अपॉन 0.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू वी 0.4, तो b का मान आ जाएगा ये 0.4 बटे में √3, ये आ गया गॉस। ये बेटा मान आ गया हमारा किसका, ऊर्ध्वाधर घटक का। अब हम क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर, वी का मान। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एच का मान कितना है, एच का मान है आपका 0.4 का होल ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, प्लस वी का मान कितना है 0.4 बटे में √3 इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.1016 प्लस 0.16 बटे में ये 3 आ जाएगा, है ना। बटे में कितना आ गया बेटा, ये 3 आ गया। तो इसको लासा ले लेते हैं, 3 लासा आ जाएगा, तो 3 16 3 48 यानी 4.8 इतना आ जाएगा। ये इसको जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा जुड़ के 0.16695, यह आ जाएगा आपका 5 बटे में 3। इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दिया, 3 निम्मा 27 6 3 अट्ठे, ये इतना आ जाएगा बेटा, ये अंदर 1 पॉइंट इतना गॉस। तो ये आ गया बेटा हमारा किसका मान, वी का मान। ठीक, तो ये अपना v का मान पूछा था यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर घटक और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगला सवाल करते हैं इसमें। 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है। इस स्थान पर हमें
नति कोण मतलब थीटा का मान निकात करना है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या दिया है इसमें लिखा है जो ऊर्ध्वाधर घटक है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक को हम किससे लिखते हैं, v से। ठीक, ऊर्ध्वाधर जो घटक है बेटा वो क्षैतिज घटक का 3 गुना है, √3 गुना है किसका, क्षैतिज घटक का। तो ऐसे तो लिखेंगे बेटा इसको, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का कितने गुना है, √3 गुना। तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू b/h। तो v का मान कितना है बेटा, √3h, और नीचे कितना आ जाएगा h, तो h से h कैंसल्ड, कितना बचा √3। अच्छा tan में बेटा √3 कितने का मान होता है, ये मान होता है tan 60 का मान। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू tan 60। तो थीटा बराबर अपना कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 डिग्री। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। उस स्थान पर बेटा नति कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमने न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कर लिए हैं। ठीक, अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। पहले इनकी तुलना करेंगे और फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद। ठीक है, हम ये तीनों पदार्थों को एक साथ पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में ये आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आप ये वाले पॉइंट्स को केवल लिख सकते हैं और अभी इसके एग्जाम्पल लिखेंगे और 1-2 आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, इसका पूछता है तो आप इसके ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, इसका पूछता है तो इसके आप सारे ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ आखिर क्या होते हैं ये हमें समझना है। ठीक, तो इसके आगे एक शब्द आया है प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षित। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय से पहले आया अनु, अनु का आप आपा कर लें, आ से बोले तो आकर्षित। ठीक, और लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय मतलब लोहा, ऐसे आपको याद रखना है। तो जिन पदार्थों में लोहा जो होता है वो चुंबक की तरफ आकर्षित ही होता है। ठीक है, जब यहाँ ये चुंबक है, ये लोहे का कोई आइटम रखोगे तो क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित ही होगा। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय कौन से पदार्थ होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्के से क्या होते हैं, प्रतिचुंबक मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, चुंबक से हल्के से दूर भागते हैं। उन पदार्थों को हम लोग बेटा बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ही हल्के से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब इनको और अच्छे से समझते हैं। हमने ये पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। विपरीत दिशा मतलब वही के प्रतिकर्षित होंगे, चुंबक इधर है तो ये किधर भागेंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अनुचुंबकीय में, इसमें लिखा है वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं, क्षेत्र की दिशा में ही क्या होते हैं, बहुत ही हल्के से क्या होते हैं, ये आकर्षित चुंबकित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ही तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। ठीक, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। और आपको ये मैंने ये भी बताया था कि पृथ्वी में या प्रकृति में जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो सारे के सारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि बहुत तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है यार ये तो चुंबक की तरफ चिपक रहा है। ठीक है, चुंबक की तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहा है। लेकिन हर पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है प्रकृति के अंदर। कैसे है मैंने आपको ये भी बताया था। तो उनके बीच में बल इतना कम होता है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, बट बल लगता है। ठीक, दूसरा इसमें पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका जो चुंबक का जो गुण होता है बेटा वो समाप्त हो जाता है। ठीक, प्रतिचुंबक के जो पदार्थ होते हैं इनके जैसे ही हम वहां से चुंबक को हटाएंगे तो उसमें बेटा चुंबक का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन क्या होगा, चुंबक का गुण क्या होगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है, चुंबकन समाप्त
नहीं हो पाता है। ठीक है, चुंबकीय समाप्त नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक, जैसे कोई लोहे की कील हो या छोटी मोटी कोई रॉड वगैरह हो, अगर हम उसको चुंबक से चिपका दें और फिर उसको हटा दें, तो वो लोहे की जो कील होती है उसके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। जब हम उस लोहे की कील के ऊपर कोई छोटा सा लोहे का कुछ टुकड़ा वगैरह लेके जाते हैं तो वो भी चुंबक की ही तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे तो चुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकीय पदार्थों का बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लौ चुंबकीय पदार्थों की बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है। अगला है, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाने पर तनिक से प्रतिकर्षित होते हैं। बहुत हल्का सा इनमें प्रतिकर्षण होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, इतना कम होगा कि आप मतलब महसूस भी नहीं होगा कुछ पदार्थों में, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि प्रतिकर्षण बल वहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन पता चल जाता है हमें बाय प्रैक्टिकल। ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाने पर क्या होता है, बहुत हल्के से, तनिक लिखा है, तनिक मतलब बहुत हल्के से क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं। ये पदार्थ किसी चुंबक के क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनका तो बेटा पता है आपको, लोहा आपने चुंबक से चिपकाया होगा तो बहुत तेजी से वो चिपकता है उसके ऊपर आके। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये पदार्थ असमान चुंबक के क्षेत्र में, अगर हम इन पदार्थों को असमान चुंबक के क्षेत्र में रखें, असमान का मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम ऐसे स्थान पर रखें जहां पर क्या है असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उस तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे जिधर की तीव्रता क्या है, कम है। ठीक, मतलब अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें जो कि असमान हो, तो वो उस भाग की ओर आकर्षित होते हैं जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती। तीव्रता का मतलब होता है मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिधर के चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है, उधर की ओर क्या होंगे, वो आकर्षित होंगे। ठीक, इनका भी सेम कंडीशन है। ये पदार्थ किसी चुंबक के ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होते हैं, आप इसे याद रखना, आ से अधिक, तो ये होंगे अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये है बेटा हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक, अगर पेपर में ये आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, समझाइए उदाहरण द्वारा, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक, अनुचुंबकीय पूछे तो आप ये लिख सकते हो, प्रतिचुंबकीय पूछे तो आप ये लिख सकते हो। अगर बेटा क्वेश्चन ये आया कि तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, वो विभेद करने के लिए बोल रहा है, तो आपको बेटा ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बेटा काफ़ी एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, कौन कौन से लौ चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख लें, फिर इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अब इन पदार्थों के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिख रखी है, इस ट्रिक की मदद से हम लोग इस प्रतिचुंबकीय पदार्थों के सारे एग्जाम्पल्स जो है समझ सकते हैं। ट्रिक है ये, सोना चांदी हीरा नहीं, नमक का पानी चाहिए। ठीक, तो सोने का Au, चांदी का Ag, हीरे का C, नमक का NaCl, पानी का H2O। इस सेंटेंस की मदद से आप देख सकते हो हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 5 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए यहाँ पर। ठीक, 2 एग्जाम्पल और हैं Vi और Zn, ये भी हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो पेपर में अगर एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है, तो आप इस ट्रिक से आप देख सकते हो इसमें 5 एग्जाम्पल्स हमारे एक साथ क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आप 2 एग्जाम्पल्स वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक बेटा याद हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट है इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं हमारे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, या फिर एक पदार्थ आपका और होता है इसमें, वो भी मैं लिख देता हूँ CuCl2। तो ये भी हमारा बेटा कैसा पदार्थ है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, तो यह सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है और क्यूप्रिस क्लोराइड है, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के हैं। ठीक, उसके बाद बेटा लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो तेजी से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक,
इसको आप याद रख सकते हो फी कोनी, ऐसे याद रख सकते हो फी कोनी और Fe2O3। ठीक, ये सारे के सारे हमारे पदार्थ बेटा कौन से हैं, ये हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक, तो एक दो टॉपिक इस चैप्टर में और बचे, फिर हमारा चैप्टर ये जो समाप्त हो जाएगा। हमें इसमें पढ़ना है सापेक्ष चुंबकशीलता। तो सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। तो सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता को बेटा हम लोग लिखते हैं म्यू आर से। ठीक, म्यू आर ये बेटा बराबर होता है म्यू के। ठीक, अगर हम इस म्यू को भाग कर दें बेटा म्यू नॉट से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर। अब इसकी परिभाषा बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे, ये म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट बेटा क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, और ये बटा लगा है, इसको अनुपात कहते हैं। के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर कहते हैं, म्यू आर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यू आर अपॉन में म्यू नॉट। ठीक, अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो हमारा म्यू आर होता है, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, इसका मान जो है बेटा वो 1 से हमेशा छोटा होगा। सही है, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनके लिए बेटा म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, हमेशा 1 से कम होती है। अगर हम बेटा यहाँ बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थ, अगर हम बेटा अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं तो अनु का आ से अधिक, ऐसे आपको याद रखना है, और किससे अधिक, 1 से अधिक। ठीक, 1 से अधिक। तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके लिए सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, हमेशा 1 से बड़ा आएगा मान। ठीक, तीसरे पदार्थ कौन से रह गए इसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए बेटा क्या होगा, इस म्यू आर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, बट 1 से काफी बड़ा होगा, मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो उसके लिए जो म्यू आर है, जो सापेक्ष चुंबकशीलता है, उसका मान 1 से छोटा होगा। आ से अधिक, किससे अधिक, 1 से अधिक। ठीक, और लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, लौह में ज्यादा आकर्षण होता है तो 1 से अधिक हो जाएगा मान। ठीक, तो ये थी हमारी सापेक्ष चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता, और इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके लिए बेटा म्यू आर का जो मान होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होगा, और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ग्रेटर देन 1 होगा, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए मच ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा मान। ठीक है, आगे इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें डिस्कस करना है सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राह्यता में संबंध। ठीक है, तो क्या होता है संबंध, ये होता है बेटा चुंबकीयशीलता को हम लोग लिखते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता को म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई एम। ये जहाँ ये होता है रिलेशन, ये है हमारी सापेक्ष चुंबकशीलता और ये है चुंबकीय सुग्राह्यता, इसको साई एम पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा जहाँ म्यू आर इक्वल टू, ये अपने क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबक
चुंबकशीलता, और ये क्या है अपना, इसको बोलते हैं चुंबकीय सुग्राहिता, या इसी का बेटा दूसरा नाम क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ठीक है, ये इन दोनों में बेटा अंतर आता है। ठीक, और चैप्टर बेटा अपना खत्म हो चुका है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इस वाले फॉर्मूले पर, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 3 है, तो इस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो है चुंबकीय प्रवृत्ति हमें दे रखी है, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, कितना है ये 3, और हमें किसका मान निकालना है, आर का मान। ठीक, तो अभी हम रिलेशन बेटा पढ़े थे, क्या होता है, इक्वल टू 1 प्लस आई एम, काई इसको साथ बेटा बोलते हैं, काई बोलते हैं शायद, या हाँ काई बेटा इसको बोलते हैं, काई एम। तो 1 प्लस काई एम का मान है बेटा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 10⁻⁻4 है। चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता का बेटा एक ही मतलब होता है, ये साई एम का ही मान, ये काई एम का मान हमें दे रखा है, कितना है ये 10⁻⁻4। तो चुंबकशीलता म्यू आर का बेटा हमको मान चाहिए है, तो क्या होता है फार्मूला, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये लगा देते हैं 1 प्लस 10⁻⁻4। तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगी, इस टाइप से लिख देंगे इसको। तो 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0.0001, तो ये जुड़ के आ जाएगा 1.0001, तो ये आ गया हमारा म्यू आर का मान। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है यदि किसी पदार्थ की आपेक्षित चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब होता है सापेक्ष चुंबकशीलता 0.9999 है, तो इसकी प्रवृत्ति हमें बतानी है कि वो पदार्थ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौ चुंबकीय है या फिर अचुंबकीय पदार्थ है। तो अभी बेटा बात हुई थी, ये हमें म्यू आर का मान दे रखा है, म्यू आर। ठीक, अगर बेटा म्यू आर का मान हमसे किसके लिए पूछ रहा है, इसमें ये हमें जो दे रखा है अधिक होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक, आ से अधिक, अभी हम बेटा पढ़े थे अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, जो हमारे अनुचुंबकीय बेटा पदार्थ होते हैं उनके लिए बेटा म्यू आर का मान कितना होता है, ग्रेटर देन 1, आ से अधिक, किससे अधिक, 1 से अधिक, ऐसे याद रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय पदार्थों में बेटा बहुत ही बड़ा मान होता है, एक से काफी बड़ा होगा मान। ठीक, और प्रति चुंबकीय जो बेटा पदार्थ रहेगा इनमें अपना क्या होता है मान, 1 से हमेशा कम होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ 0.99 है, यानी 1 से कम है। जब 1 से कम होगा तो बेटा इस पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाएगी अपनी, प्रति चुंबकीय। कैसी हो जाएगी बेटा, प्रति चुंबकीय। ठीक है, इस रिलेशन से आप देख सकते हो, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। आगे इसमें लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए हमसे यहाँ बोल रहा है बेटा अनुचुंबकीय के लिए। ठीक, तो अनुचुंबकीय के लिए बेटा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से कम है, ये 1 के बराबर है, बराबर भी नहीं होता है, ये 1 से बड़ा है। तो हमेशा बेटा क्या होता है, 1 से बड़ा। ठीक, तो ये वाला रिलेशन ही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अनु से ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। ठीक है, म्यू आर का मान। अगला है लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता है, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो लौ चुंबक के लिए बेटा ये देखो, 1 से छोटा है, 1 के बराबर, 1 से बहुत बड़ा, तो 1 से बहुत बड़ा ही मान होता है बेटा किसमें, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, इनमें से बेटा एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो देखो बेटा चुंबक, आपको पता है हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक चुंबक पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक चुंबक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नरम लोहे की क्रोड लेते हैं और नरम लोहे की क्रोड के ऊपर क्या लपेटते हैं बेटा, ये किसी मेटल के क्या लपेटते हैं, तांबे के फेरे लपेट देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इस पर करंट प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है हमारा बेटा, ये एक चुंबक बन जाता है। तो हमें ये तार किसके ऊपर लपेट रहे हैं, हम ये नरम लोहे की क्रोड के ऊपर। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर है हमारा ये समाप्त हो चुका है। आगे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें फैराडे के नियम को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।